20वीं सदी की सबसे बड़ी, सबसे असरदार घटनाओं में से एक, भारत का विभाजन। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा, उसका इतिहास और हाँ, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2 करोड़ लोग। ये संख्या ही अपने आप में दिमाग को सुन्न कर देने वाली है ना? ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा सामूहिक पलायन था। सोचिए, लोगों को अपने घर, अपनी जमीनें, अपनी सारी यादें, सब कुछ पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नए, एक अनजाने भविष्य की तरफ निकलना पड़ा। और ये सिर्फ पलायन नहीं था, इसके साथ आई थी ऐसी हिंसा जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। कुछ अनुमान कहते हैं कि करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 20 लाख! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत कहानियों, उन जिंदगियों का प्रतीक है जो नफरत और हिंसा की आग में हमेशा के लिए जलकर राख हो गई। तो इस बेहद उलझे हुए इतिहास को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विभाजन के बीज आखिर पड़े कहाँ से। फिर हम उस मोड़ पर चलेंगे जहां से चीजें हाथ से निकल गईं, वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद हम उस लकीर की कहानी जानेंगे जो बहुत जल्दबाजी में खींची गई। फिर देखेंगे कि उसके बाद कैसा महाविनाश हुआ, और आखिर में हम बात करेंगे उस विरासत की जो आज भी हमारे साथ है, एक अनसुलझी पहेली की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, विभाजन के बीज। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बंटवारे का ये विचार कोई अचानक रातों रात नहीं आ गया था। नहीं, इसकी जड़ें कई दशकों के राजनीतिक और सामाजिक बदलावों में छिपी हुई थीं। इसकी एक शुरुआती चिंगारी हमें 1905 में दिखती है, जब अंग्रेज वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। कहा तो यह गया कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक मुस्लिम बहुल प्रांत बन गया। इस फैसले से हिंदू समुदाय में जबरदस्त विरोध हुआ, और अनजाने में ही सही, इसने धार्मिक आधार पर राजनीतिक पहचान को और भी पक्का कर दिया। और देखिए, ठीक इसके बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई, और यहीं से टू नेशन थ्योरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत की सोच को ताकत मिलनी शुरू हुई। अब ये सिद्धांत था क्या? इसका सीधा साधा तर्क ये था कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ 2 अलग अलग मजहब के लोग नहीं हैं, बल्कि वो 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। उनकी संस्कृति अलग है, उनका इतिहास अलग है, उनकी उम्मीदें अलग हैं। और जानते हैं, इसी एक सोच ने, इसी सिद्धांत ने आगे चलकर पाकिस्तान बनाने का वैचारिक आधार तैयार किया। तो उस वक्त का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव यही था। एक तरफ आवाज थी एक राष्ट्र की, ये तर्क था कि भारत एक है, जहाँ हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ, एक दूसरे में गुंथे हुए समुदाय की तरह रहते आए हैं। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दलील थी, ये कि दोनों समुदाय असल में जीवन के 2 अलग अलग और अक्सर विरोधी तरीके हैं, और वो एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, वो मोड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये बात है 1940 के दशक की, ब्रिटिश राज के वो आखिरी बेचैन कर देने वाले साल। उस वक्त घटनाएं इतनी तेजी से घटी, इतनी तेजी से कि बंटवारा लगभग तय सा लगने लगा था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये ब्रिटिश राज के आखिरी कुछ महीनों की भागम भाग और अराजकता को दिखाती है। देखिए कैसे चीजें बिगड़ी। जुलाई 46 में एक संयुक्त भारत बनाने की कैबिनेट मिशन योजना फेल हो गई। फिर अगस्त में आया डायरेक्ट एक्शन डे, जिसने पूरे देश में, खास तौर पर कलकत्ता में, भयानक सांप्रदायिक हिंसा की आग लगा दी। और फिर जब नए वाइसरॉय माउंटबेटन आए, तो उन्होंने जून 47 में आज़ादी की तारीख को अचानक बहुत ज्यादा आगे खिसका दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। कलकत्ता में जो हुआ वो सच में एक टर्निंग पॉइंट था। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, जिसे ग्रेट कैलकाटा किलिंग भी कहा जाता है, सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदाजा है कि करीब 4000 हिंदू और मुसलमान मारे गए। इस एक घटना ने एक साथ शांति से रहने वाले भविष्य की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और यहीं से हम अपने तीसरे खंड में दाखिल होते हैं, जल्दबाजी में खींचे गई एक लकीर। अब हम बात करेंगे उस असल प्रक्रिया की कि कैसे एक पूरे उपमहाद्वीप को बांटा गया, और ये सब हुआ जबरदस्त दबाव और एक ऐसी रफ्तार से जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हुआ ये कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, जिसने बंटवारे की प्रक्रिया को ऑफिशियली शुरू कर दिया। प्लान के मुताबिक पंजाब और बंगाल की असेंबलियों को वोट करना था कि क्या वो अपने सूबों को बांटना चाहते हैं।
सिंध जैसे प्रांतों को ये फैसला खुद करना था कि उन्हें किधर जाना है। और सबसे ज़रूरी, एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया जिसका काम था नई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचना। और ये जो सीमा रेखा खींची गई, जिसे हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, इसे सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज वकील ने खींचा था। कमाल की बात यह है कि वो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। पर सबसे अजीब और दुखद बात तो ये थी कि फाइनल नक्शा 17 अगस्त को सामने आया, यानी आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद। जरा सोचिए, जब देश आज़ाद हुआ तो करोड़ों लोगों को ये तक नहीं पता था कि उनका घर, उनका गांव भारत में है या पाकिस्तान में। अब हम राजनीति के गलियारों से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। हमारा चौथा खंड, महाविनाश। ये कहानी है उन करोड़ों आम लोगों की जिन्होंने एक राजनीतिक फैसले की सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत चुकाई। ये कहानी है परिवारों के बिछड़ने की, अपनी जड़ों से उखड़ने की, और एक ऐसे जख्म की जो शायद आज तक नहीं भरा है। इस पलायन का पैमाना कितना बड़ा था ये समझने के लिए बस एक सूबे का उदाहरण लेते हैं, पंजाब। अकेले पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान, हिंदू और सिख अपने घरों से बेघर हो गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे हैं उजड़े हुए गांव, बिछड़े हुए परिवार और एक जीती जागती साझी संस्कृति का टूटना। और ये सिर्फ विस्थापन तक ही सीमित नहीं था। हिंसा की क्रूरता सच में अभूतपूर्व थी। इतिहासकार इयान टैलबर्ट और गुरहरपाल सिंह जो लिखते हैं, वो उस समय के सच को बहुत ही भयावह तरीके से सामने लाता है। उनके शब्दों में भयावहता की सूची में गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़ना, बच्चों के सिर को ईंट की दीवारों से पटकना, पीड़ितों के अंगों और जननांगों को काटना शामिल है। इस बदलाव का असर शहरों पे कैसा पड़ा, इसका एक उदाहरण दिल्ली है। देखिए, 1941 में दिल्ली की लगभग 33% आबादी मुस्लिम थी, यानी हर 3 में से 1 इंसान। सिर्फ 10 साल बाद 1951 में ये आंकड़ा घटकर महज 5.7% रह गया। ये दिखाता है कि कैसे इस बंटवारे ने रातों रात शहरों का पूरा सामाजिक ताना-बाना ही बदलकर रख दिया, हमेशा के लिए। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी खंड पर, एक अनसुलझी विरासत। क्योंकि सच तो ये है कि 1947 की घटनाएं सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं, वो एक जीती जागती हकीकत हैं जो आज भी पूरे दक्षिण एशिया पर अपना असर डाल रही हैं। तो बंटवारा कोई अंत नहीं था, बल्कि ये कई नई और मुश्किल चुनौतियों की शुरुआत थी। दोनों ही देशों में जबरदस्त शरणार्थी संकट खड़ा हो गया। जम्मू और कश्मीर का विवाद शुरू हुआ, जो आज तक एक नासूर बना हुआ है। और हाँ, दोनों मुल्कों के बीच दुश्मनी का एक ऐसा माहौल बना जिसने न सिर्फ उनके रिश्तों को तय किया, बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान और उनकी यादों पर भी एक कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर भारत का बंटवारा कोई साफ सुथरा, आसान सा अलगाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये 2 देशों का एक बहुत ही हिंसक जन्म था और करोड़ों लोगों के लिए एक नए और अक्सर बेहद दर्दनाक अध्याय की शुरुआत। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि जब नक्शे पर एक लकीर खींच दी जाती है, तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन?